हम लोग कंटिन्यू पिछले कई लेक्चर से पॉलीमर के बारे में बातों का अध्ययन कर रहे हैं। अब पॉलीमर के हम लोग एक तरह से लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं, जहाँ पर हमारा टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनाइजेशन, ये वल्कनाइजेशन क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में बातें करेंगे। तो देखिए, नेचुरल रबर जो होता है ना, उसकी खासियत होती है कि वो उतना अच्छा से मजबूत नहीं होता है, उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है, वो पानी को थोड़ा सोख लेता है, इस वजह से जल्दी ख़राब होने की संभावना बनती है। तो नेचुरल रबर की ये खासियत रही, ये समझिए एक तरह से डिमेरिट रहा कि इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है, हार्डनेस तो काफ़ी कम होते ही हैं, ऊपर से पानी को सोख लेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट हो जाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसी कैरेक्टर को दूर करने के लिए, इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए हम लोग उस नेचुरल रबर में सल्फ़र मिला देते हैं बाहर से। तो सल्फ़र मिलाने की जो विधि होती है, यही सल्फ़र मिलाने की विधि को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और जो रबर हमें प्राप्त होता है तो उस रबर का नाम होता है वल्कनाइज्ड रबर। यानी सीधे समझिए, नेचुरल रबर में, प्राकृतिक रबर में अगर आप सल्फ़र मिला दिए हैं तो जो रबर मिलेगा उसका नाम होगा वल्कनाइज्ड रबर। और इस प्रक्रिया को, सल्फ़र मिलाने की विधि को कहा जाएगा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो यहाँ पे टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, यानी रबर का वल्कनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ। रबर का वल्कनाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइन देखिए क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ सल्फर, यानी सल्फर को मिलाना इन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में सल्फर को आप मिलाते हैं तो सल्फर को मिलाने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर मिलाने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए, ऐसे आप सल्फ़र मिलाइएगा तो सल्फ़र मिलाने की जो विधि होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। अगर आप नेचुरल रबर में सल्फ़र मिला रहे हैं तो सल्फ़र मिलाने की जो विधि होती है वो विधि थोड़ा सा स्लो होता है, उतने रफ्तार में नहीं होते हैं। तो हम लोग बाहर से क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड मिला देते हैं। जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट काम करता है, मतलब रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा। सल्फ़र मिलाने का काम तेज़ी से होगा, सल्फ़र के साथ रिएक्शन तेज़ी से होगा, लिंकेज तेज़ी से बनेगा, रबर का सल्फ़र के साथ मिक्सिंग तेज़ी से होगा। तो लाइन ये बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, किसके उपस्थिति में, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में, इज नॉन एज, वही जाना जाता है किस नाम से, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के नाम से। ध्यान दीजिएगा, लाइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉपिक पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में कि व्हाट इज़ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो हम बोलेंगे द एडिशन ऑफ सल्फर, सल्फर को मिलाने की विधि इन नेचुरल रबर में, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की विधि इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में। आप अगर जिंक ऑक्साइड नहीं डालिएगा तब भी सल्फर को आप नेचुरल रबर में मिला सकते हैं, बट ये प्रक्रिया का जो रफ्तार होता है थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन प्रक्रिया थोड़ा तेज़ी से हो, ऑलरेडी जानते हैं आप, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो नेचुरल रबर में सल्फर मिलाने की विधि को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे होंगे तो थोड़ा धीमी गति से होंगे, लेकिन अगर उसमें जिंक ऑक्साइड मिला दिया जाए तो प्रक्रिया का रफ्तार थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसलिए इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में ये काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में नेचुरल रबर में सल्फर मिलाने की जो विधि होती है, इसी विधि को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। चलिए, इस लाइन के बाद देखिए, इट हैज एक्सलेंट इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिक कैरेक्टर अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेचुरल रबर में इलास्टिसिटी होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन सल्फर मिला देने के बाद इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, लचकने की क्षमता बढ़ जाती है, लमरने की क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ तक आप समझ लीजिए कि इसको दुगुना लंबाई तक लमार सकते हैं। इट कैन बी इलास्टेड एट ट्विस ऑफ इट्स लेंथ। जितनी लंबाई का सल्फर रहेगा, आप उसको अगर लमारिएगा
तो अगर 1 मीटर का है तो खींच के आप 2 मीटर बना सकते हैं और फिर छोड़िएगा तो पुनः 1 मीटर पे आ जाएगा। मतलब समझिए इसकी इलास्टिसिटी इतना ज़्यादा हो चुका है कि जितना बड़ा है उसका दोगुना बन सकता है लमारने पे, और छोड़ने पे वह पुनः अपने पुरानी वाली अवस्था में आ सकता है। तो इट हैज़ एक्सलेंट इलास्टिसिटी, इसके पास महत्वपूर्ण सबसे अच्छा लमरने की क्षमता आ जाता है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, नेचुरल रबर में खासियत क्या था, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था और पानी को जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो रबर कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे। तो ये समझिए रबर की अपने आप में एक डिमेरिट था। लेकिन जैसे ही अब लो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी हो गया इसका, पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जब काफ़ी कम हो गया, इसका मतलब ये रबर अब पानी से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसका मतलब पानी को सोखेगा नहीं, तो जल्दी रबर ख़राब होने की चांस भी नहीं बनती है। मतलब समझिए एक तरह से मजबूती प्रदान कर रहा है, यानी हमारे रबर को अच्छा क्वालिटी का बना रहा है। पहला बात, लमरने की क्षमता बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, तो दोगुना लंबाई तक आप बढ़ा सकते हैं इस वल्कनाइज्ड रबर को। साथ में इसकी स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। स्टिफनेस करने का मतलब हार्डनेस बढ़ जाती है। एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्फर एडेड। अब देखिए सीधा सा मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप सल्फर मिलाइएगा तो सल्फर क्या होता है, क्रॉस लिंकेज करता है नेचुरल रबर में। रबर में कार्बन कार्बन के बीच में वो सल्फर क्रॉस लिंकेज करता है। जिस क्रॉस लिंकिंग के कारण क्या होता है, रबर की हार्डनेस बढ़ जाती है। और बोल रहा है कि हार्डनेस जो डिपेंड करता है वल्कनाइज्ड रबर का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आखिर सल्फर मिला रहे हैं कितना, आप कितना सल्फर मिला रहे हैं नेचुरल रबर में, इस बात पे इस वल्कनाइज्ड रबर की मजबूती डिपेंड करता है, कठोरता निर्भर करती है, हार्डनेस निर्भर करती है, स्टिफनेस उसके निर्भर करती है। तो लाइन ये एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस मतलब मजबूती की जो सीमा है, कठोरता की जो मतलब क्षमता है वल्कनाइज्ड रबर का, वो निर्भर करता है किस पे, आपने सल्फर कितना ऐड किया है, आपने सल्फर कितना मिलाया है, इस बात पर निर्भर करेगा वल्कनाइज्ड रबर की कठोरता। अब देखिए अगर सल्फर कम डालेंगे तो कम कठोर होगा। इसका मतलब यहां पे देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि 5% सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है टायर वाले रबर बनाने में। टायर आप समझ रहे हैं ना, टायर का रबर हार्ड होता है, लचकने की क्षमता भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सल्फर मिलाने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, तो कम सल्फर मिलाएं तो कम हार्ड होगा। तो टायर जो होते हैं वो 5% सल्फर मिले होते हैं रबर में। अगर नेचुरल रबर में 5% सल्फर मिला दिया जाए तो जो हमारा रबर प्राप्त होता है वो तो होता है वल्कनाइज्ड रबर, और उसका इस्तेमाल आप टायर बनाने में कर सकते हैं। लेकिन अगर रबर मान लीजिए आप और ज़्यादा हार्ड बनाना चाहते हैं तो और सल्फर इसमें ऐड कीजिए, तो और सल्फर ऐड कीजिएगा तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 30% सल्फर एडेड फॉर मेकिंग बैटरी केयर रबर। बैटरी का जो कवर होता है, बड़े बड़े 12 वोल्ट वाले 24 वोल्ट वाले जो बैटरी होते हैं बड़े से, जो ट्रैक्टर में वो इन्वर्टर में लगते हैं बड़े वाले बैटरी, उसका जो कवर होता है, यानी उसका जो डायग्राम है, ये मान लीजिए बैटरी का जो अलग से जो कवर बना होता है, ये कवर जो बने होते हैं ना वो प्लास्टिक के बने होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और लचकदार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर आपने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है, 30% सल्फर डाल दिया है, तो निश्चित रूप से ये और ज़्यादा हार्ड हो गया होगा। तो 30% सल्फर यदि आप रबर में मिला देते हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बैटरी के रबर में, बैटरी के खोखा में किया जाएगा। अब देखिए एक लाइन में यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं, वल्कनाइज्ड रबर कैन बी स्ट्रेच्ड एट 2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब एक लाइन में एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहा हूं कि वल्कनाइज्ड रबर को आप दुगुना लंबाई तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लमार सकते हैं। हम यहां पे लाइन लिख रहे हैं, वल्कनाइज्ड रबर कैन बी stretched of its twice length and removing force
removing force comes back to ओरिजिनल स्टेट। देखिए लाइन क्या बता रहा है। इस वल्कनाइज्ड रबर की खासियत क्या होती है ना कि इसको आप दुगुना लंबाई तक क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लमार सकते हैं। इस वल्कनाइज्ड रबर को आप दुगुनी लंबाई तक लमार सकते हैं, खींच सकते हैं, और जैसे इसके फोर्स को हटा दिया जाएगा तो अपने आप ओरिजिनल स्टेट में ये आ जाएंगे। देखिए ये हमारा नेचुरल रबर होता है CH2C, और उससे डबल बॉन्ड यहाँ पे CH होता है, CH2 होता है। ये हमारा नेचुरल रबर होता है, और नेचुरल रबर में दो कार्बन यूनिट के बीच में क्या है, यहाँ पे सल्फर देखिए क्रॉस लिंकेज कर रहा है। ये सल्फर जो आपने डाला था वही सल्फर के कारण ये हार्डनेस बन जाता है। तो क्रॉस लिंकिंग हो गया, दो नेचुरल रबर यूनिट के बीच में सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, जिस वजह से इसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जितना ज़्यादा आपको हार्डनेस बढ़ाना है आप उतना सल्फर मिलाते जाइए, धीरे धीरे इसकी हार्डनेस बढ़ते जाएगा अपने आप। तो मेरे विचार से आप ये लाइन समझ गए होंगे। ये लाइन क्या बता रहा है, मैं लास्टली एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। लाइन का कहना है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किसे कहते हैं। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब समझिए, नेचुरल रबर में जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर मिलाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अगर सल्फर आप मिला देते हैं तब जो हमें रबर प्राप्त होता है उस रबर की इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होता है, अच्छा खासा होता है। अगर आप सल्फर मिला देते हो तो जो हमारा वल्कनाइज्ड रबर प्राप्त होता है उसमें पानी सोखने की क्षमता कम हो जाता है, जिससे रबर अब ज्यादा टिकाऊ होगा। अगर आप रबर को हार्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सल्फर ज्यादा मात्रा में डालिए। तो लाइन वही बोल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस यानी मजबूती की जो सीमा है, कठोरता की जो क्षमता है, वो निर्भर करता है वल्कनाइज्ड रबर का किस पे, तो आपने किस मात्रा में सल्फर ऐड किया है इस बात पे। अगर 5% सल्फर यूज किया जाता है तो टायर वाले रबर का निर्माण होता है, और अगर 30% सल्फर ऐड किया जाता है रबर में तो बैटरी के रबर का निर्माण होता है, यानी क्रॉस लिंकिंग यहां पे सल्फर का हो रहा है। रबर को आप दुगुना लंबाई तक लमार सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाइएगा पुनः अपने ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा, यानी जितनी लंबाई था शुरू में उतनी लंबाई पे आ जाएगा। चलिए इससे आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। लाइन यहां पे क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन, देखिए पॉलीमर को आप अलग अलग विधि से बनाते हैं, आप पॉलीमर को अलग अलग विधि से बनाते हैं, अलग अलग स्रोत से बनाते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी का पॉलीमर भी बनता है। तो इस वजह से उसमें कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं ये तो नहीं पता। अलग अलग विधि से तो आप अलग अलग संख्या में ऐड कर रहे हो, अलग अलग मटेरियल उसमें डाल रहे हो, जिस वजह से उसकी मजबूती अलग अलग हो रही है, उसका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। इस वजह से उसका वजन जो डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास जो पॉलीमर का डिपेंड करेगा, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या है, और उसका स्रोत क्या है एंड सोर्स क्या है। ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास दो बातों पर निर्भर करता है कि आखिर किस विधि से तैयार किया गया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, निर्माण करने की विधि क्या है, और दूसरा बात कि आखिर उसका स्रोत क्या रहा है, कहां से पॉलीमर प्राप्त किया है। अब देखिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त पॉलीमर बायोपॉलीमर, वही जाना जाता है बायोपॉलीमर के नाम से। नेचर से प्राप्त, इसका मतलब समझ रहे हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधा से जो पॉलीमर हमें प्राप्त होता है उसी का नाम क्या होता है, बायोपॉलीमर। जैसे आप इसमें जानते होंगे, प्रोटीन को जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड को जानते हैं, सेलुलोज को जानते हैं, और ये आप मान लीजिए जैसे रबर में आप बोल रहे हैं नेचुरल रबर को जानते हैं, तो नेचुरल रबर जो हमारा होता है वो बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं, नेचुरल रबर। लेकिन इसी रबर में मिला मिला के अलग अलग चीज़ आप बनाएंगे तो हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाएगा। तो यहाँ पे लाइन क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो पॉलीमर हमें नेचर प्रदान करती है, दैट पॉलीमर व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, ऐसे पॉलीमर जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसका मतलब मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति ने दिया हमें। तो प्रकृति हमें प्रोटीन दिया है, न्यूक्लिक एसिड दिया है, सेलुलोज दिया है, या नेचुरल रबर दिया है, तो सब हमारे बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया पॉलीमर
बायोपॉलीमर होता है। चलेगा, अब हमारा टर्म है यहाँ पे कि जो बायोपॉलीमर होते हैं वो बायोपॉलीमर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या रखा गया है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और दूसरे का नाम रखा गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, वो आगे है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच डिकम्पोजेस देमसेल्व्स, जो अपने आप सड़ जाता है, अपने आप गल जाता है, अपने आप टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसका संश्लेषण अपने आप होता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल में अपने आप खराब हो जाता है, गल जाता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। देखिएगा लाइन फिर से सुनिएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच डिकम्पोजेस देमसेल्व्स, जो अपने आप टूट जाता है, अपने आप बर्बाद हो जाता है, जिसका विनाश अपने आप हो जाता है, जो सड़ जाता है, गल जाता है खुद ब खुद बैक्टीरिया के कारण, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल देखिएगा, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। देखिएगा आपके 2 फेमस एग्जाम्पल PHBB है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, ये आप याद रखिएगा, ये आपका याद रखने वाला है, PHBB और नायलॉन 2 नायलॉन 6। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसको बोलेंगे? वैसे पॉलीमर जो अपने आप खराब हो जाता है, उसका मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और इसी में आएगा दूसरा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे पॉलीमर जो खुद ब खुद अपने आप खराब नहीं होता है, जो सड़ता गलता नहीं है, वो याजीवंत रह ही जाता है। यानी जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। मानव निर्मित पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, इसलिए सरकार पॉलीमर को बैन करते रहती है। जैसे देखिए PHBB की बात किया जाए, ये कोपॉलीमर होते हैं। कोपॉलीमर याद होगा, यानी इसमें बायफंक्शनल ग्रुप वाले 2 और मोर मोनोमर जुड़ते हैं। तो देखिए लाइन, एक PHBB कहां से बना है? PHBB का पूरा नाम अगर देखिएगा तो नाम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। कोपॉलीमर है इसलिए लगा दिया को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, शॉर्ट में बोलते हैं PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसी का शॉर्ट में क्या नाम रखा है? PHBB। ये PHBB हमारा कोपॉलीमर होते हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी के मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर के हमारे कोपॉलीमर बनते हैं। अच्छा, ये PHBB किस मोनोमर से मिलकर बना है? तो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और यहाँ पे है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अगर आप नोमेनक्लेचर कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए तीसरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो लिखा 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल 4 कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ भी आप नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, मतलब देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है? तीसरा पे है, तो ये फिर से बन गया 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अब मेरे कहने का मतलब लाइन यहाँ पे ये है कि इन दोनों मोनोमर के जुड़ने से हमारा पॉलीमर बनेगा। अब इसमें क्या खासियत हुआ है तो गौर से देखिएगा। हाइड्रोक्सी जो है ना, हाइड्रोक्सी, इसका H जाता है, इस हाइड्रोक्सी का H जाता है, पिछला जो कंपाउंड होंगे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड उसके OH के साथ, और इसका इस एसिड का OH जाता है किसके साथ? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के H के साथ। देखिए मैं लाइन क्या बोल रहा हूं? मैं लाइन बोल रहा हूं कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों है। इस PHBB का जो मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इसमें हाइड्रोक्सी भी है और एसिड भी है, हाइड्रोक्सी भी है और एसिड भी है। तो देखिए हाइड्रोक्सी का H और एसिड का OH निकालेंगे और पॉलीमर बनाएंगे। तो जैसे इस हाइड्रोक्सी का H चला गया पिछला एसिड के साथ, और इस एसिड का OH चला गया
अगला के H के साथ, हाइड्रोक्सी के H के साथ। तो बताइए, जैसे यहां से H निकल जाएगा तो ऑक्सीजन का फ्री वैलेंसी बन जाएगा, तो यहां पे ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री हो गया, उससे जुड़ा CH, उससे जुड़ा CH3, ऐसे है, उससे जुड़ा CH2, उससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O, CO तो एक है, और ये CO किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो जुड़ गया, उससे जुड़ा CH, उससे जुड़ा CH2 CH3, और इस CH से जुड़ा है CH2, और इससे जुड़ेगा CO, क्योंकि ये एसिड है तो इसका तो OH अगला हाइड्रोक्सी के H के साथ निकल जाएगा। तो इस वजह से ये जो हमारा पॉलीमर बना है इसी का नाम रखा है PHBB। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आते हैं PHBB, और एक नायलॉन 2 नायलॉन 6। अगला देखिए, नायलॉन 2 नायलॉन 6 की अगर बात किया जाएगा, देखिएगा, अब देखिए इस PHBB की अगर एक लाइन आप सोचना चाहें तो आपको एक लाइन मैं बोल देता हूं यहां पे, कि अगर इसके कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो इसका कैरेक्टर 2 मोनोमर पे डिपेंड करता है। ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड आपको इस PHBB में क्या प्रदान करती है, हार्डनेस प्रदान करती है, हार्डनेस प्रदान कर रही है। और ये जो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड है ये क्या प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। मेरे कहने का मतलब, कठोर बनाना है तो इसका रेशियो ज़्यादा दे दीजिए, इसका रेशियो कम दीजिए। फ्लेक्सिबल बनाना है, लचकदार बनाना है तो इसका रेशियो ज़्यादा यूज़ कीजिए, इसका रेशियो कम यूज़ कीजिए, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक CH2 यूनिट का है कि यहाँ पे एक CH2 यूनिट ज़्यादा आ चुका है तो ये बन गया है अगला, और इसमें CH2 यूनिट कम है, बाद बाकी दोनों मोनोमर सेम होते हैं। तो इस PHBB की जो हार्डनेस है वो प्रदान करता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और इस PHBB का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकपना है, वो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड देता है। ठीक है, बस जानकारी के लिए मैंने लिख दिया। आप इतना ध्यान रखेंगे कि PHBB अपने आप में एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, मतलब अपने आप खराब हो सकता है। चलिए अगला आते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी कोपॉलीमर होता है, किसका, तो ग्लाइसिन का और एमिनो कैप्रोइक एसिड का। ग्लाइसिन में देखिए CH2 और उससे जुड़ा है एक COH कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो एसिड, यानी एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर CH2 से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा है ग्लाइसिन, और इसका नाम है एमिनो कैप्रोइक एसिड। इसमें भी एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में यहाँ पे देखिए, ये अगर एमीन है, ये अगर अपने आप में एमीन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ भी देखिए अपने आप में ये क्या है, एक एमीन है और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन यहाँ पे एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक CH2 यूनिट का गैप है, जबकि यहाँ एमिनो कैप्रोइक एसिड में 5 CH2 यूनिट का गैप है, यानी 4 CH2 ज्यादा है इसमें। तो इसमें कैसे जाएगा, इतना तो आपको पता होगा कि एसिड का OH जाता है और अगला का H जाता है। तो चलिए मैं इसको यहां, इस एमीन का कौन जाएगा, H जाएगा, किसके साथ, एसिड के OH के साथ, और इस एसिड का OH जाएगा किसके साथ, एमीन के H के साथ। फिर इस एसिड का OH जाएगा एमीन के H के साथ। इसका मतलब देखिए हमारा पॉलीमर क्या बनेगा, N, उससे जुड़ा है H फ्री वैलेंसी, उससे जुड़ा CH2, उससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O, और ये C अब किससे जुड़ेगा, इस N से जुड़ेगा, N पे क्या जुड़ा है H, और N से जुड़ा है CH2 का होल 5, और उससे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O फ्री वैलेंसी। ये क्या बन गया, तो ये बन चुका है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। सर नायलॉन 2 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन, इस ग्लाइसिन में कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है ग्लाइसिन में, तो यहाँ पे ये देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन है, तो बन गया नायलॉन 2।
और नायलॉन 6 कहां से बना, देखिए 5 CH2 है, इसका मतलब 5 कार्बन तो यहां पे है और 1 कार्बन आपको यहां भी मिल गया। समझ रहे हैं क्या? तो 2 कार्बन इसमें था तो नायलॉन 2, और एमिनो कैप्रोइक एसिड में 5 और 1 6 कार्बन है। 5 कार्बन तो CH2 से आया और 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 कार्बन इसके पास आ गया, तो दे दिया नायलॉन 6, यानी नायलॉन 2 नायलॉन 6 ऐसे बना है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये आपका बन गया एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब देखिए हमारा ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था। अब मैं आपको एक लास्ट पढ़ाता हूं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये तो आप समझ गए होंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जो अपने आप बर्बाद होते हैं, जिसका अपने आप विनाश होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे होते हैं जिसको जमीन के अंदर भी डाल दिया जाता है ना, तो 10 वर्षों 20 वर्षों तक वैसे ही रह जाते हैं। ऐसे पॉलीमर को सरकार बैन करती है कि नहीं भाई ऐसा पॉलीमर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऐसे पॉलीमर से हमारे वायुमंडल पोल्यूटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। जिस धरती में जा रहा है उसके उपजाऊ को भी तो कम कर रहा है ना, इसी वजह से इसको हटाया जाए। लेकिन फिर भी ये इसलिए यूज़ कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दैट पॉलीमर व्हिच डज नॉट डिकम्पोजेस देमसेल्व्स, ऐसे पॉलीमर जो अपने आप बर्बाद नहीं होते हैं, जिसका विनाश नहीं होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा उसका नाश नहीं हो पाता है, वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। व्हिच डज नॉट डिकम्पोजेस, जो अपने आप बर्बाद नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। जनरली सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर यानी मानव निर्मित पॉलीमर जितने भी होते हैं सारे सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब मनुष्य ने जिन पॉलीमर को बनाया केमिकल की सहायता से प्रयोगशाला में, वो सब पर्यावरण को दूषित करने में लगा है। वजह यह है कि वो खुद ब खुद बर्बाद नहीं होता है, उसका फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल में आप पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बुनाया रबर, बुनाया रबर। मतलब मेरे कहने का मतलब एक ही बार बोल दिया ना, सिंथेटिक रबर जितने सारे होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर जितने सारे होते हैं, वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो मेरे विचार से अभी आप पॉलीमर के सारे बातों को देख लिए। अब पॉलीमर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इतने लेक्चर मैंने आपको दिया, उसका एक अलग से लेक्चर बना देते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगा रिवीजन के तौर पे। मतलब इसके बाद वो लेक्चर आप लिखिएगा, तो रिवीजन के तौर पे मैं पूरे चीज़ों को निचोड़ करके एक जगह, मोनोमर पॉलीमर जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ एक जगह इकट्ठा, उसको ध्यान कर लीजिएगा। तो हमारे विचार से पॉलीमर के लगभग सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।